हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, ये लास्ट ईयर का पेपर है, आपको इससे आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरीके का आएगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैप पॉइंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि मैप पॉइंटिंग जो है किस तरीके से की जाएगी वो भी आप समझ सके। ठीक है, तो बच्चों पार्ट ए जो है में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 12 क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। तो आयरन ओर जो है वो किस तरीके का रिसोर्स है ये बताना है। ठीक है, तो आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि अगर एक बार खत्म हो गया तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है मुंबई हाई इज तो मुंबई हाई क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है हु गेव द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन है वो किन्होंने दी थी, एडम स्मिथ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डील्स विद। तो गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किस चीज से डील करती है, तो मॉनेटरी होता है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, तो वो मनी के डिमांड और सप्लाई से जो है मैटर करती है। ठीक है, या डील करती है। अगला क्वेश्चन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। कि बीपीएल से नीचे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है वो रहती है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो आंसर है 21.9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज। तो इंडिया में जो एवरेज ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, मतलब हर साल कितना बढ़ जाता है यहाँ का पॉपुलेशन, तो वो बताना है। तो वो कितने परसेंट बढ़ जाता है, 1.7%। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम गिवन टू पंजाब बाय द चाइनीज ट्रेवलर हुएन तसांग। तो हुएन तसांग जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने पंजाब को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने दिया था नाम तसेकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है वो कौन था, आंसर है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हु वॉज द फाउंडर ऑफ फैजलपुरिया मिसल। फैजलपुरिया मिसल के फाउंडर जो है, ठीक है, वो कौन थे, तो आंसर है नवाब कपूर सिंह। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज पंजाब एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर। क्वेश्चन है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया। ठीक है, तो आंसर है इसका बेटा मार्च 29, 1849। ठीक है, तो जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो आंसर है इसका कि 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज न्यूक्लियर पावर। तो देखो रशिया भी है, इंडिया भी है और चाइना भी है। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पार्ट बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपसे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड और वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। अबाउट डैश परसेंट ऑफ इंडियाज एरिया इज प्लेन। तो इंडिया का कितने परसेंट एरिया जो है वो प्लेन यानी कि समतल मैदान है, तो आंसर है 43%। बट फिर भी एक बार इस आंसर को चेक जरूर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द रिवर डैश सर्व्स एज द इंडो पाक बॉर्डर। तो इंडो पाक बॉर्डर पे सर्व करता है कौन सा रिवर है, तो ये है रावी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है डैश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके के गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है, आंसर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा ट्रू फॉल्स। अबाउट 5000 ईयर्स अगो मैन स्टार्टेड यूजिंग आयरन। तो कहते हैं लगभग 5000 साल पहले इंसानों ने लोहे का उपयोग करना जो है वो शुरू किया था, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, इज डिजाइन्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस। तो ये बिल्कुल सही है।
द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड सिकंदर लोधी। कहते हैं कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो बाबर और सिकंदर लोधी के बीच में लड़ा गया था। तो देखो, बाबर और ये इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, सिकंदर लोधी के बीच में नहीं लड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है द राइट टू इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 14 to 18। तो जो बराबरी का या समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है वो संकलित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ईच क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। विच इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो बॉक्साइट को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती है। तो आंसर है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। में क्वेश्चन आएगा कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती क्या है, ठीक है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो बॉक्साइट होता है उसमें से एल्यूमिनियम धातु जो है, या कह सकते हो जो एल्यूमिनियम जो रॉ फॉर्म में एल्यूमिनियम है उसको जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि बॉक्साइट जो है ना वो एक तरीके की मिट्टी की चट्टान होती है जिसमें जो एल्यूमिनियम की धातु है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम जो कह सकते हो कि उसकी जो धातु है वो जो है वो छुपी हुई होती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के जरिए उसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आप क्या समझते हैं वो बताना है। तो देखो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नाम से पता चल रहा है जो चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज फुल्ली ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दैट इज द वर्कर इन दिस सेक्टर वर्क अंडर स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन। यानी इस सेक्टर में जो भी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो है जो भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी सैलरीज फिक्स होती है, उनको भत्ते दिए जाते हैं यानी अलाउंस दिया जाता है, उनके वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स होते हैं, हॉलीडेज के रूल्स होते हैं, पेंशन मिलता है और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी उनको दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा कि व्हाई वर द सिख डिफीटेड इन द बैटल ऑफ मुदकी। तो मुदकी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिख जो है वो क्यों हार गए थे। तो आंसर है द सिख डिफीटेड ड्यू टू द स्मॉल आर्मी ऑफ द सिख एंड द ट्रियार्की ऑफ लाल सिंह, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सिख जो है वो किस लिए हार गए थे, क्योंकि एक तो उनकी सेना छोटी थी, ठीक है, और दूसरा लाल सिंह जो है उन्होंने जो है वो धोखा दे दिया था जिस वजह से सिख जो है वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष, ठीक है। मतलब कि गुट क्या होता है, ग्रुप, तो गुट में शामिल ना होना कह सकते हो, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मीन्स द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग सेपरेट फ्रॉम मिलिट्री ब्लॉक्स। तो जो भी मिलिट्री ब्लॉक्स है, ठीक है, उनसे जो है वो खुद को अलग रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पार्ट सी से है। आंसर ईच क्वेश्चन इन 30 to 50 वर्ड्स। 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। डिफाइन द बायोटिक प्रोविंस। बायोटिक, बायो क्या होता है, लाइफ, है ना। तो बायोटिक प्रोविंस जो है उसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। बायोटिक प्रोविंस इज सेकेंडरी यूनिट विच within a biogeographic zone giving way to particular communities separated by dispersal barrier and gradual change in the environmental factors। तो देखो, बायोटिक प्रोविंस जो है वो बायोजोग्राफिक जोन के अंदर जो है आने वाली दूसरी छोटी इकाइयां होती है, ठीक है। और ये जो इकाइयां हैं, ठीक है, या जो आप कह सकते हो कि ये जो जोन है उस क्षेत्र की खास जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उनके आधार पर उनकी आबादी जो है, ठीक है, कि उसमें कितने पॉपुलेशन है उनकी, उसके आधार पर बनाई जाती है। इन्हें अलग करने की वजह होती है कि या तो कोई बाधा, जैसे कि कोई पहाड़ है, नदी है, या फिर वातावरण में जो है वो धीरे धीरे जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो सतलुज नदी है उसके दोनों तरफ उत्तर पश्चिम और पश्चिमी जो है वो हिमालय है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उनके 3 फायदे जो है वो बताने हैं। वाटर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज क्वाइट लेस। तो इनका जो है रख रखाव जो है वो सस्ता होता है, ठीक है। दूसरा जो है क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज क्वाइट चीपर, सस्ता होता है कंपेयर कर रहे हैं रेल से और रोड ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट है हैवी बल्कि गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली एट मच लेसर कॉस्ट थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो भारी सामान होते हैं वो कम खर्चे में आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं।
वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉरेन ट्रेड, तो विदेशी व्यापार में भी जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। इंडिया फॉरेन ट्रेड इज मेनली डिपेंडेंट ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो मेनली इसी टाइप के ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट होता है उधार, है ना, तो अलग अलग जो उधार के सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। क्रेडिट मीन्स लेंडिंग, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ऋण लेना, उधार लेना। मेनी अ टाइम पीपल नीड क्रेडिट टू मीट देयर नीड्स एंड फॉर दैट दे रिक्वायर अ सोर्स फ्रॉम वेयर दे कैन गेट दिस क्रेडिट। तो बहुत बार होता है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें जो है वो कोई ना कोई ऐसा सोर्स चाहिए जहां से वो पैसा उधार ले सकें। ठीक है, तो ये सोर्सेज जो है वो दो तरीके के होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल या इनफॉर्मल सोर्स, दूसरा है फॉर्मल सोर्स। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल सोर्स होते हैं ये अनौपचारिक स्रोत होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ये वो स्रोत होते हैं जिसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता, ये खुद ही अपने नियम बनाते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो है वो उधार देने वाली ब्याज दर कितनी होगी ये खुद ही डिसाइड करेंगे, उधार की रकम कितनी दी जाएगी सामने वाले पर्सन को खुद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, कितने टाइम के लिए उधार दिया जाएगा यानी कि जो ड्यूरेशन है वो भी ये खुद ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, मनी लेंडर यानी कि साहूकार, ठीक है, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिक, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स यानी कि रिश्तेदार और दोस्त। इसके बाद आ जाता है बेटा जो फॉर्मल सोर्सेज है यानी कि जो औपचारिक स्रोत है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो स्रोत होते हैं जो सरकार के बनाए नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें ब्याज की दर, रकम या समय जो है वो पहले से ही तय की जाती है और गवर्नमेंट तय करती है ना, कि ब्याज की दर जो है वो कितनी लगेगी, कितना किस पर, मतलब कि तुम्हारी क्या जो है वो कह सकते हो कि क्रेडिटेबिलिटी कितनी है कि तुम्हें कितना उधार मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो है वो फॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद आ जाता है बेटा कि लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। ठीक है, यानी कि जो सहकारी समिति होते हैं उनसे ऋण लेना। तो गांव में बैंकों के अलावा जो है एक बहुत बड़ा स्रोत होता है ये कोऑपरेटिव्स। ठीक है, यहाँ से ग्रामीण लोग जो है वो आसानी से सस्ते जो है वो ब्याज दर पर कर्ज जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, तो इसमें गरीबों के लिए जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें जो है वो गरीब लोग एक समूह बनाकर एक दूसरे की मदद करते हैं। हर समूह में आमतौर पर 15 से 20 लोग होते हैं। ठीक है, और ये लोग मिलकर बचत करते हैं और जब कभी भी किसी की जरूरत होती है तो उसे छोटे छोटे जो है वो ऋण देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म ऑन एवरीवन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो जो ग्लोबलाइजेशन का असर है वो सब पर एक जैसा नहीं रहा, इसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन ब्लेम्ड दैट दिस पॉलिसी हैज बीन ओनली बेनिफिटेड द डेवलप्ड नेशन, तो कहा जाता है कि जो वैश्वीकरण है उससे सिर्फ जो विकसित देश है उनको फायदा हुआ है। ठीक है, एंड द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैज बीन सफरर्स, और जो विकसित मतलब विकासशील देश है या जो अविकसित देश है मतलब जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं वो तो सिर्फ शोषण हो रहा है उनका। इन दिस रिगार्ड एविडेंस हाईलाइट दैट एवरी कंट्री हैज नॉट बीन बेनिफिटेड इक्वली फ्रॉम इट, तो इसमें जो है वो मतलब इस तरीके का सबूत मिलते हैं कि हर कंट्री को इससे जो है बराबर फायदा नहीं हुआ। ओनली कंट्रीज हैविंग स्किल्स एंड वेल्थ इन अ ग्रेटर अमाउंट हैज अवेल्ड द न्यू अपॉर्चुनिटी, तो जिन कंट्री के पास जो है वो पैसा है, स्किल है, सिर्फ वो ही जो है वो इस मौके का फायदा उठा पाए हैं। ठीक है, भारत में भी पिछले 20 सालों से इसका असर जो है पड़ा है। अमीर लोग तो इससे जो है वो खुश है क्योंकि उन्हें ज्यादा चीजें खरीदने को मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। विदेशी कंपनियों के मुकाबले मतलब कि विदेशी कंपनी से जो है वो इनका कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है ना, और जो है ये मतलब कि काफी सारी कंपनीज जो है जो देशी कंपनी होती है, ठीक है, जो मतलब कि कह सकते हो कि देश के अंदर जो कंपनियां काम करती है उनको इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे भारतीय कंपनियां जो है वो भी डर गई हैं कि कहीं बाजार से बाहर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है और जो कह सकते हो कि जो क्वालिटी है उनके प्रोडक्ट का उसको भी उन्होंने इम्प्रूव किया है। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन देखते हैं, गिव इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ गॉड ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, गुरु नानक देव जी हैड डीप फेथ इन गॉड, यानी कि गुरु नानक देव जी को भगवान पर पूरा भरोसा था। गुरु जी मानते थे कि भगवान हर जगह है और
शक्तिशाली हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा थर्ड पॉइंट, गुरुजी बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड। तो गुरुजी का मानना था कि भगवान एक ही है। अकॉर्डिंग टू गुरुजी, गॉड इज ग्रेट एंड सुप्रीम, गॉड हैज नो फॉर्म, कलर और शेप। तो गुरुजी ने हमें बताया कि भगवान महान है, उनका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है। एवरीथिंग वी गेट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब भगवान की ही दी हुई चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है राइट अबाउट द फाउंडेशन ऑफ रामदासपुर और अमृतसर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, गुरु रामदास laid the foundation of the city of रामदासपुर और अमृतसर, ठीक है। तो गुरु रामदास जी ने रामदासपुर शहर की नींव रखी, उन्होंने वहां 2 सरोवर बनवाए, ठीक है। और गुरुजी ने अपने अनुयायियों और व्यापारियों से कहा कि वे वहां आकर बस जाएं। लोग वहां आकर बसने लगे और उन्होंने वहां पे दुकानें भी खोल ली। बाद में उस जगह का नाम अमृतसर पड़ गया, वहां गुरु का बाजार भी बना और धीरे धीरे पूरा शहर बस गया, जिसे रामदासपुर, गुरुचक या चक गुरु रामदास कहा जाने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ सिंध। सिंध का प्रॉब्लम जो है या क्वेश्चन जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 7 यहाँ पर है, जो कि है द सिंध रीजन बीइंग सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ लाहौर हैड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो सिंध इलाका जो है लाहौर के दक्षिण पश्चिम में था और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। महाराजा रंजीत सिंह ने 1830 to 31 में, ठीक है, में सिंध के जो है वो आसपास के इलाके जो है वो जीत लिए और सिंध को भी वो जीतना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए 26 अक्टूबर 1831 को रोपड़ में महाराजा से मुलाकात की। साथ ही अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों से व्यापारिक समझौता भी कर लिया। जब महाराजा रंजीत सिंह को यह पता चला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो आपने बताने हैं, तो इसका मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो पावर होती है जो कि आप कह सकते हो गवर्नर की बात करें, क्योंकि हम तो गवर्नर को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं जिसे वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पावर जो है वो क्या है, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब यह तय करना हो कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही, तो वो चीज गवर्नर अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। किसी सरकारी विभाग की जानकारी लेनी हो तब भी राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पार्ट डी है, आंसर 80 to 100 वर्ड्स में करने हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन में आपको जो है वो चॉइस दी गई है। तो क्वेश्चन पहला है, हाउ कैन रेन वाटर मैनेजमेंट बी डन इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, और राइट इन डिटेल अबाउट द टी गार्डन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 टायर सिस्टम ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गुरु गोविंद सिंह जी क्रिएट द खालसा, और व्हाट एफर्ट्स डिड श्री सतगुरु राम सिंह जी मेक फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट और राइट द असेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। पार्ट ई है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, दूसरा भी 1 का है, और जो मतलब कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर जो है वो देखते हैं, बट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है वो हमने बताना है। देखो मेन प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, हाँ, इंडिया शुड कीप हरसेल्फ अलूफ फ्रॉम द स्ट्रगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज पावर ब्लॉक्स। तो जो है हम कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अपनाई गई थी, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, विच वॉर ब्रोक आउट बिटवीन रशिया एंड अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया और अमेरिका में कौन सा वॉर जो है वो शुरू हुआ था। तो जो है इसको देखते हैं, तो इसका आंसर जो है, तो इसका आंसर यहां से कर लेंगे, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स, रशिया एंड एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक्स, ठीक है।
तो और इस वजह से जो है वो क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो, दिस डिवीजन लेड टू द कोल्ड वॉर, ठीक है। आंसर नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है नॉन अलाइंड मूवमेंट पे एक नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे नॉन अलाइनमेंट मीन्स टू कीप अवे से लेकर, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड तक, ये सारा जो है वो आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट एफ है मैप पॉइंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हमसे पूछा गया है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर यूनियन टेरिटरी, तो वो लक्षद्वीप होता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है उसको मार्क कर देते हैं यहाँ पर। तो इस साइड जो है ना छोटे छोटे जो है यहाँ पे जो इस तरीके के डॉट्स से दिख रहे हैं वहां पर है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप है और ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमसे पूछा गया है वो है अ सैंडी सॉइल रीजन, ठीक है। तो जो सैंडी सॉइल रीजन है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो राजस्थान में इस साइड देखने को मिलता है, इसको हम नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा एरिया होगा, नंबर 2 कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। अ साइट ऑफ रामसर कॉन्वेंशन, तो रामसर कॉन्वेंशन जो है उसकी साइट जो है वो हमने बतानी है, ठीक है। तो रामसर कॉन्वेंशन की साइट जो है वो 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो है देखो बेटा यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में वुल्लर है, ठीक है, वो भी इसके लिए है। इसके बाद जो है वो पंजाब में हरीके है, ठीक है, वो भी रामसर कन्वेंशन साइट है। तो 3 जो भी आपको इजी लगे आप वो कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा डैम, ठीक है। तो भाखड़ा डैम जो है वो कहाँ पर है, इसको नंबर 4 कर देते हैं और उसको भी जो मार्क कर लेते हैं। तो भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हिमाचल प्रदेश है ये, और इस साइड जो है वो कुछ भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 4। फिर है नैनीताल लेक, तो नैनीताल लेक जो है वो कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो नैनीताल लेक जो है उसको भी मार्क कर लेते हैं, इसे नंबर 5 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है वो हमारे पास यहाँ है, और जो नैनीताल लेक है वो नेपाल से थोड़ा सा इधर, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये हमारे पास हो गया नंबर 5। इसके बाद है अ कोल प्रोड्यूसिंग रीजन, तो कोल प्रोड्यूसिंग रीजन जो है उसको मार्क करना है हमने, ठीक है। तो बिहार है, झारखंड है, ठीक है। आपको जो एरिया जो है वो कन्वीनियंट लगता है आप उसको मार्क कर सकते हैं। 6 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो झारखंड में झरिया नाम की जगह है, ठीक है। तो इस साइड पड़ती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 6, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो पंजाब के मैप में आपने मैप पॉइंटिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमसे पूछा गया है आनंदपुर साहिब, तो आनंदपुर साहिब जो है वो किधर है, तो उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर के पास यहाँ पर जो है वो आनंदपुर साहिब है, ठीक है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो है मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, नंबर 2 हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो सिरहंद है, तो सिरहंद जो है उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो जो सिरहंद है वो इस साइड पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से आनंदपुर साहिब से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 3। उसके बाद जो है वो सधौरा है, ठीक है, नंबर 4। सधौरा जो है वो देखते हैं, तो इस साइड जो है पड़ेगा ये, ठीक है। ये जो इससे याद रखना है यहाँ पर ये है, इससे थोड़ा सा नीचे जो छोटा सा कर्व है ना उसके साथ में, ठीक है। नंबर 4 हो गया। इसके बाद है बद्दोवाल, तो बद्दोवाल जो है वो कहाँ पे पड़ेगा, इसको नंबर 5 कर देते हैं, ठीक है। और फिर रामनगर है, ठीक है, इसको नंबर 6 कर देते हैं, मार्क कर लेते हैं मैप पे। तो ये देखो ये हमारे पास जो है वो ये जो रिवर है ना सतलुज रिवर, तो सतलुज रिवर पे ये जो इस तरीके का आ रहा है यहाँ पर जो है इससे थोड़ा सा नीचे ये हो गया हमारे पास बद्दोवाल नंबर 5।
और जो रामनगर हमसे पूछा गया है, ठीक है, रामनगर के लिए ये जो चेनाब रिवर है, रिवर आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको रिवर का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जो है वो प्लेसेस को आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर का जो ये कर्व सा बनेगा वहां पर जो है ये हमारे पास रामनगर नाम की जगह है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाते हैं हमारे यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।